नमस्कार। आज हम राजस्थान के नक्शे पर बहने वाली कुछ लकीरों की कहानी में उतर रहे हैं। लकीरें जो असल में नदियां हैं। बिल्कुल। हम उन नदियों के सफर को समझने वाले हैं जो राजस्थान से शुरू होकर अरब सागर की तरफ बढ़ती हैं। मतलब वो कहाँ से निकलती हैं, किन किन इलाकों को जिंदगी देती हैं और फिर उनका अंत कहाँ होता है। इसी को भूगोल की भाषा में अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो नोट्स है ना, हम्म। वो राजस्थान के भूगोल पर ही हैं। उनमें नक्शे हैं, तालिकाएं हैं, मतलब एक तरह से पूरी कुंडली है इन नदियों की। अच्छा, तो सब कुछ है हमारे पास। जी हाँ, हमारा मकसद है कि इन नोट्स से वो जरूरी बातें निकालें जो हमें इन 4 खास नदियों की कहानी बताएं। लूनी, माही। हाँ, लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। ये चारों मौसमी नदियां हैं, मतलब बरसात पर निर्भर है, लेकिन इस सूखे प्रदेश के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल। और चलिए इस सफर की शुरुआत उस नदी से करते हैं जिसकी कहानी किसी फिल्म की तरह है। अच्छा। एक ऐसी नदी जो अपने सफर की शुरुआत में मीठी होती है लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते खारी हो जाती है। ये तो अपने आप में बहुत अजीब है ना? तो चलिए सबसे पहले लूनी की इसी मीठी खारी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो लूनी का सफर शुरू होता है अजमेर के पास नाग पहाड़ से। जहां से ये निकलती है वहां इसका नाम लूनी नहीं बल्कि सागरमती होता है। सागरमती। हाँ, फिर थोड़ा आगे जाकर गोविंदगढ़ में इसमें एक और छोटी धारा सरस्वती मिलती है और वहां से इन दोनों का संगम लूनी कहलाता है। और इसके नाम भी तो कई हैं। मैंने सुना है इसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। हाँ, और इसकी आधी मीठी आधी खारी आदत की वजह से एक नाम तो यही पड़ गया। इसका एक पुराना नाम लवणमती भी है शायद। संस्कृत में लवण का मतलब नमक होता है, तो ये नाम इसके खारेपन की तरफ ही इशारा करता होगा। बिल्कुल, लवणमती नाम ही इसकी पहचान बता देता है। अब इसके सफर की बात करें तो ये नदी करीब 495 किलोमीटर लंबी है। 495। जी, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा यानी करीब 350 किलोमीटर राजस्थान में ही बहता है। और कौन कौन से जिलों से? ये अजमेर से निकलकर नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बलोत्रा, बाड़मेर और सांचौर, मतलब कुल 8 जिलों से गुजरती है। 8 जिले, मतलब ये तो राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करती है। पर यहाँ एक सवाल है। पूछिए। आपने कहा ये अरब सागर की तरफ जाती है, में नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो इसकी एक और खासियत है, ये बेचारी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा। गुजरात में कच्छ के रण में पहुंचकर ये नदी वहीं की रेतीली जमीन में खो जाती है, विलीन हो जाती है कह सकते हैं। अरे वाह! और वो मीठे से खारे होने वाली बात, वो कहाँ होता है? वो होता है बालोतरा में। अच्छा, तो बालोतरा वो जगह है जहाँ इसका स्वभाव बदल जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के आगे जमीन की बनावट ऐसी है कि वहां मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा है। सैलिनिटी कहते हैं जिसे। हाँ, सैलिनिटी। तो जैसे ही नदी का पानी इस नमकीन मिट्टी के संपर्क में आता है, वो भी खारा हो जाता है। और एक दिलचस्प बात है बालोतरा के बारे में, है ना? हाँ, कि बालोतरा शहर का जो लेवल है वो नदी के तल से भी नीचे है। इसलिए जब भी लूनी में बाढ़ आती है तो पानी पूरे शहर में भर जाता है। बाप रे! मतलब बाढ़ का पानी भी खारा। ये तो दोहरी मार हुई। बिल्कुल। आपने बताया कि ये 8 जिलों से गुजरती है। हाँ, तो इसका मतलब ये राजस्थान के वाटर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा होगी। बहुत बड़ा। अगर आप राजस्थान के पूरे नदी तंत्र को देखें तो अकेले लूनी और इससे जुड़ी नदियां कुल अपवाह तंत्र का 10.41% हिस्सा बनाती हैं। 10% से भी ज्यादा। सोचिए, एक अकेली नदी जो समुद्र तक पहुंचती भी नहीं, वो राज्य के 10वें हिस्से के पानी का जिम्मा संभालती है। कमाल की बात है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। मतलब वो छोटी नदियां जो उसमें आकर मिलती हैं। हमारे नोट्स के नक्शे में दिख रहा है कि कुछ नदियां दाईं ओर से और ज्यादातर बाईं ओर से मिल रही हैं। हाँ, और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल बनता है जो अक्सर पूछा जाता है। क्या? लूनी की लगभग सभी सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं और इसके बाएं किनारे पर मिलती हैं। सिर्फ एक नदी है, जोजड़ी। जोजड़ी। हाँ, ये अरावली से नहीं निकलती। वो नागौर के पूंदलू गांव के मैदानी इलाके से शुरू होती है और लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली इकलौती बड़ी सहायक नदी है। इंतजार कीजिए, ये तो थोड़ा अजीब है ना? मतलब मुख्य नदी अरावली से निकल रही है, लेकिन उसकी एक सहायक नदी पहाड़ों से नहीं, मैदान से शुरू हो रही है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो भूगोल का जादू है। जोजड़ी एक तरह का बरसाती नाला है जो मैदानी इलाकों की पानी की बारिश का पानी इकट्ठा करके लूनी तक पहुंचाता है।
अच्छा। जबकि बाकी नदियां जैसे लीलरी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई और सागी, ये सब अरावली की ढलानों से पानी लेकर आती हैं। जवाई का नाम तो बहुत सुना है। जवाई बांध का जिक्र हमेशा मारवाड़ के साथ होता है। होना भी चाहिए। जवाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पाली के गोरिया गांव से निकलती है और इसी पर सुमेरपुर में बना है जवाई बांध। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर, कितना शक्तिशाली नाम है। नाम ही इसकी अहमियत बता देता है। ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये एक उम्मीद है। ये एक ऐसे प्यासे इलाके की तस्वीर बनाता है जहां पानी का एक तालाब अमृत के घड़े जितना कीमती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और जोधपुर और पाली जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाने का मुख्य जरिया है। लेकिन इन नदियों से जुड़ी एक कड़वी सच्चाई भी है। हाँ, और वो है प्रदूषण। हमारे नोट्स में इसका साफ साफ जिक्र है। हाँ, बांडी नदी के बारे में लिखा है कि वो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पाली का रंगाई छपाई उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वाला पानी सीधा बांडी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसने नदी को लगभग एक गंदे नाले में बदल दिया है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मामला इतना गंभीर था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस पर 20 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया था। और सिर्फ बांडी ही नहीं, लूनी पर भी तो जुर्माना लगा था शायद। हाँ, जब लूनी में प्रदूषण को रोकने में सरकार नाकाम रही तो एनजीटी ने 46 करोड़ का और जुर्माना लगाया। ये सिर्फ जुर्माने की रकम नहीं है। नहीं, ये एक संकेत है। बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है। ये तो एक आर्थिक और पर्यावरणीय संकट का अलार्म है। अच्छा, प्रदूषण से हटकर क्या लूनी का कोई सांस्कृतिक महत्व भी है? बिल्कुल, बालोतरा के पास तिलवाड़ा नाम की जगह है जहां एक प्राचीन सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली। अच्छा। आज भी वहां राजस्थान का प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। इसके अलावा लूनी के बहाव वाले पूरे इलाके को गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए, लूनी की ये कहानी तो रेगिस्तान, नमक और संघर्ष की कहानी है। अब अगर हम नक्शे पर थोड़ा दक्षिण की ओर चलें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, वहां हमें एक ऐसी नदी मिलती है जो इतनी पवित्र और जरूरी है कि उसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, माही नदी। ये तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया लगती है। आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। माही नदी का सफर मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहद झील से शुरू होता है। मध्य प्रदेश से? जी, ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव से दाखिल होती है। पर इसकी सबसे अनोखी बात इसका रास्ता है। वो क्या है? ये राजस्थान की इकलौती बड़ी नदी है जो दक्षिण से आती है और वापस दक्षिण की तरफ ही मुड़कर निकल जाती है। एक मिनट, दक्षिण से आकर दक्षिण में ही निकल जाती है, मतलब ये एक बड़ा सा यू टर्न लेती है। बिल्कुल, एक उल्टा यू टर्न। और इसी अनोखे रास्ते की वजह से ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। 2 बार? हाँ, एक बार राजस्थान में घुसते हुए और दूसरी बार गुजरात में जाते हुए। ये एक बहुत ही खास भौगोलिक घटना है। कर्क रेखा को 2 बार काटना, ये तो सच में कमाल है। इसके और भी तो कई नाम है ना? हाँ, जिस इलाके से ये गुजरती है उसी के नाम पर इसे वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा भी कहते हैं। और आदिवासियों के लिए तो ये जीवनदायिनी है, इसलिए आदिवासियों की गंगा। और इसकी लंबाई? इसका कुल सफर 576 किलोमीटर का है, जिसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है। और फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बिल्कुल। इस नदी पर बने प्रोजेक्ट्स भी बहुत बड़े हैं। माही बजाज सागर बांध के बारे में हमारे नोट्स में काफी जानकारी है। हाँ, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बना माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध? जी हाँ, और इससे 140 मेगावाट बिजली बनती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये प्रोजेक्ट तो राजस्थान और गुजरात का मिला जुला है, लेकिन इससे बनने वाली 100% बिजली सिर्फ राजस्थान को मिलती है। ये कैसे हुआ? ये खास समझौता है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में गुजरात ने भी पैसा लगाया, लेकिन समझौते के तहत बिजली पर पूरा हक राजस्थान का है। और पानी? पानी का एक बड़ा हिस्सा गुजरात को भी मिलता है। ये अंतर्राज्यीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। और यहाँ आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है, बेणेश्वर धाम का त्रिवेणी संगम। जी हाँ, डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही व 2 और नदियां
सोम और जाखम आकर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम। ये त्रिवेणी संगम आदिवासियों का सबसे पवित्र स्थान है। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा को यहाँ एक विशाल मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। सोम और जाखम, जो माही की मुख्य सहायक नदियां हैं, इनकी भी अपनी अपनी कहानी होगी। बिल्कुल। सोम नदी उदयपुर के पास बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से। और जाखम पर तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है। सही कहा। जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो हमने दो बड़ी नदियों की कहानी देखी, एक लूनी जो रेगिस्तान के नमक में खो जाती है, दूसरी माही जो आदिवासियों के लिए गंगा है। अब दो और नदियां हैं जिनकी कहानी राजस्थान से शुरू होती है, पर उनका मुकद्दर गुजरात से ज्यादा जुड़ा हुआ है। आप पश्चिमी बनास और साबरमती की बात कर रही हैं। जी, पहले पश्चिमी बनास को लेते हैं। ये सिरोही की सनवाड़ा पहाड़ियों से निकलती है और लूनी की तरह ही गुजरात में कच्छ के रण में जाके खो जाती है। इसके किनारे कोई खास जगह है? हाँ, राजस्थान का इकलौता और मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू इसी नदी के किनारे बसा है, और आगे गुजरात का डीसा शहर भी। तो ये छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदी है। बिल्कुल। अब आते हैं साबरमती पर। इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात तो यही लगती है कि नदी हमारी, पर नाम और काम सब गुजरात में। आप ऐसा कह सकते हैं। साबरमती निकलती तो उदयपुर की पदराला पहाड़ियों से है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। तो इसका असली विस्तार और उपयोग गुजरात में ही है। हाँ, गुजरात के दो सबसे बड़े शहर अहमदाबाद और गांधीनगर इसी के किनारे बसे हैं। लेकिन हमारे नोट्स में लिखा है कि ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। ये सुनकर दुख होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। औद्योगिक शहरों का सारा कचरा इसी में जाता है, जिसने इसे बहुत प्रदूषित कर दिया है। इसकी सहायक नदियों का क्या? इसकी सहायक नदियां हैं वाकल, से, हथमती, मेशवा। और यहाँ एक चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है, देवास जल सुरंग। हाँ, ये क्या है? ये कोई इंजीनियरिंग का अजूबा लगता है। ये वाकई एक अजूबा है। ये 11.5 किलोमीटर लंबी राजस्थान की सबसे लंबी पानी की सुरंग है। 11 किलोमीटर से भी ज्यादा? जी, इसे उदयपुर की झीलों, खासकर पिछोला झील को भरने के लिए बनाया गया है। जब झीलें सूखने लगती हैं तो इस सुरंग के जरिए साबरमती नदी का पानी उनमें डाला जाता है। ये तो कमाल का जुगाड़ है। मतलब एक नदी का पानी सुरंग खोदकर झीलों तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ। इससे पता चलता है कि उदयपुर जैसे झीलों के शहर के लिए भी पानी की एक एक बूंद की कितनी कीमत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पानी को बचाने और मैनेज करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। ये एक जरूरत भी है और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना भी। तो आज हमने राजस्थान की उन 4 नदियों की यात्रा की जो अपना रास्ता अरब सागर की ओर बनाती हैं। हमने लूनी की कहानी सुनी जो मीठे से खारी हो जाती है। माही का वो अनोखा यूटर्न देखा जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। और पश्चिमी बनास और साबरमती की वो कहानी जानी जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, पर उनकी किस्मत गुजरात से जुड़ी है। इन सब कहानियों में एक बात आम है, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये इन शुष्क इलाकों की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल, इनके ऊपर बने बांध, इनके किनारे बसी सभ्यताएं और आज इनके सामने खड़ी प्रदूषण की चुनौती, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी इन अनमोल धरोहरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सभी नदियां मौसमी हैं, जो सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। बारिश हुई तो ये हैं, नहीं तो बस सूखी जमीन। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का कोई भरोसा नहीं रहेगा, तब इन जीवन रेखाओं का क्या होगा? इन पर निर्भर करोड़ों लोगों, किसानों और शहरों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर खोजना होगा।